तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज का हमारा जो डेली प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा। तो ये सभी मतलब आप जितने भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या पीटी के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, काफ़ी जो है मज़ा आने वाला है। और आज का हमारा जो सेट नंबर है, ये सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5, इसके पहले मैंने 4 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, यानी कि 4 सेट पढ़ा चुका हूँ। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, डेली प्रैक्टिस सेट के नाम से, ज्ञान बिंदु डेली प्रैक्टिस सेट के। और इसका संबंधित पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है। आप वहां से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको पीडीएफ के पास लेके चला जाएगा टेलीग्राम पे। तो देरी ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग धैर्य बना के रखे रहिए और पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो नहीं देखिएगा कुछ नहीं होने वाला है। और ज़्यादा लंबा वीडियो तो रहता नहीं है, मुश्किल से जो है 25 से 27 मिनट का वीडियो है। आप इसे 1.5 गुना करके इसे जल्दी से देख सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट आपको लगेगा, आप उतने के लिए एक सेट आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ नहीं वाला वर्ड जोड़ दिया है ना, कि तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये क्षेत्र सबसे पहले आप समझिए कि क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से है ना, चीजों को जो है कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। यहाँ बात किया जा रहा है तृतीय क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है। तो प्रथम क्षेत्र की अगर बात किया जाता है तो उसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित, जैसे मुर्गियों पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो ये गाय पालन कर रहे हैं, तो ये सभी जो है चीज़ें प्रथम क्षेत्र से आ जाएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो है निर्माण और विनिर्माण, मतलब जो है निर्माण भी करिए और उसका फिर से विनिर्माण भी कीजिए, तो ये सभी जो है क्षेत्र द्वितीय में आता है। और तृतीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए, तृतीय क्षेत्र दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब जितने भी संस्थाएं हैं जो कि सेवा देने वाली संस्थाएं हैं, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे हो गया बैंकिंग, हो गया वानिकी, हो गया बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, परिवहन हो गया। जैसे बस हमारा संचालन करता है बिहार सरकार के द्वारा, तो क्या करता है? सेवा देता है। तो एक तरह से वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है यहाँ पूछा है, तो है कौन कौन है? तो कह रहा बैंकिंग एवं बीमा, ये तो सेवा क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल है। रियल एस्टेट ये भी है। बानिकी नहीं है जी, है ना। परिवहन एवं संचार ये है। बानिकी बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए सी नंबर गलत हो जाएगा। अगला है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कुल कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? तो आपको पता होगा, है ना, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी, जिसका अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत जो है पूछ रहा है कि कितने फसल इसके अंतर्गत आते हैं। 20 गो, 22 गो, 24, 28, तो कितने आते हैं? 22 क्षेत्र, 22 फसल आता है। कितना फसल आता है? टोटल कुल की अगर बात किया जाए तो कुल कितना क्षेत्र आता है? 22 फसल की श्रेणी में आता है एमएसपी। ठीक है। और इसका जो निर्धारण किया जाता है एमएसपी का, किसके द्वारा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, है ना, के द्वारा किया जाता है। अगर इसकी बात किया जाए स्थापना की कृषि मूल्य आयोग की, तो 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। 1965 में। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? धनात्मक होगी।
ऋणात्मक होगी, न्यूनतम होगी, घटती है, क्या होगी? सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटेगी। तो कुल जब सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति 10 रसगुल्ला खा रहा है और उसको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, उसको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, मतलब 10 रसगुल्ला अगर खाया और उसको जो है कुछ ही लगभग जो है 8 यूनिट उसको जो है ऊर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन लग रहा है कि नहीं, एक दो ऊर्जा यूनिट और मिल जाता तो काम बन जाता। इसके लिए वो अगर एक रसगुल्ला और उसको मिल जाता है तो उसका जो है एनर्जी जो है 2 यूनिट और बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता हो गया। वो क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता हो गया, मतलब अपने सीमा के अनुसार जो है क्या कर लिया, तो जो है अपना उपयोग कर लिया, मतलब उसको खा लिया या कोई चीज़ को ग्रहण कर लिया। तो कह रहा जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब ऋणात्मक, यहाँ हम तो बढ़े की बात करें, जब ऋणात्मक होगी तो क्या होगा? कुल उपयोगिता घट जाएगी, है ना। जब धनात्मक होगी तो बढ़ जाएगी, ऋणात्मक होगी तो घट जाएगी, सीधा है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कह रहा जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर, कोई वस्तु है उसकी कीमत कम हो गया, कुछ लोग यह सोचकर उस वस्तु की मांग में कमी कर देते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति लोग जो है यह सोचते हैं कि है ना ऐसे है वैसे है, और इसके चलते जो है वह वस्तु को नहीं खरीदते हैं। तो कह रहा कि वस्तु के गुणवत्ता में गिरावट होने से कीमत घटी है, तो इसे क्या कहते हैं? देखते होंगे कि बाजार में जब कोई वस्तु सस्ता मिलता है तो कहता नहीं इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, ये वस्तु खराब होगी, ये कहकर उस वस्तु को नहीं खरीदता है, जबकि वो वस्तु वही गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं रहती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुछ लोग यह सोचकर उस वस्तु की मांग में कमी कर दे कि वस्तु की गुणवत्ता में गिरावट होने से कीमत घटी है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बेवलेन प्रभाव। क्या कहलाता है? बेवलेन प्रभाव। बेवलेन प्रभाव तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेवलेन प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में व्याप्त वृहद बेरोजगारी के कौन सा कारण नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है। कह रहा भारत में व्याप्त मतलब बड़े स्तर पर, वृहद बेरोजगारी मतलब बड़े स्तर पर जो बेरोजगारी है वह निम्न में से कौन सा इसका कारण नहीं है? कारण नहीं है। तब पूंजी का अभाव, तो ये तो है ना, पूंजी का अभाव है इसीलिए बेरोजगारी है। आर्थिक विकास की मंद गति, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन, ये गलत है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये भी सही है ना। अगर आपको अच्छा शिक्षा भी नहीं मिला है तो पर भी आप जो है बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन इसका जो सी नंबर ऑप्शन है, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन, ये बिल्कुल इसका सुटेबल है ना, नहीं बैठ रहा है, बेरोजगारी के है ना अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? कह रहा है कौन सा ऐसा क्षेत्र है? अभी क्षेत्र के बारे में हम बताए थे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कह रहा भारत के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा किस में है? कृषि में है। तो कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो प्रथम क्षेत्र में आता है। कृषि किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला है निम्न में से कौन सी मदे आइटम्स, मदे मतलब आइटम्स, कौन सी मदे भुगतान शेष के चालू खाता के अंतर्गत नहीं आता है? तो चालू खाता के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब जो आयात निर्यात होता है उसी में जो है चालू खाता होता है, तो उसी में कह रहा है कि भुगतान शेष के चालू खाता के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक होता है चालू खाता, एक होता है बचत खाता। तो चालू खाता में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बचत खाता में। तो कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि चालू खाते में अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कौन नहीं आते हैं? तो ये हो जाएगा आपको पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो निवेश। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की थी? कह रहा भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना किया गया था? तो कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो 1988 में, 1988 में, 1988 में। कह रहा भारत सरकार द्वारा किस वर्ष
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी, तो 1988 में। निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, तो कौन सा कार्य इसमें से नहीं है, ये बताना है। तो कह रहा मौद्रिक नीति का संचालन करना, ये बिल्कुल है। अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करना, ये भी है। राजकोषीय घाटा का कम करना, ये नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार को संग्रहित, ये है। तो राजकोषीय घाटा ये नहीं है। राजकोषीय घाटा जो है ये सरकार की चीजें हैं। ये क्या है? तो सरकार की चीजें हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? कह रहा निम्नलिखित में कौन सा संगठन, इसमें 4 गो संगठन है, तो कह रहा कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? आपको विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, बाजार कीमत द्वारा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार क्या है? कह रहा बाजार कीमत द्वारा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार क्या है? तो क्या है? आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। 12 नंबर है, ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जिनकी स्थापना संसद या विधानसभा विशेष अधिनियम पारित करके करती है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा ऐसे सार्वजनिक उपक्रम है ना, ऐसे सार्वजनिक उपक्रम मतलब जो सब लोग उपयोग करता है, वैसी चीज को जिनको संसद करता है या फिर राज्य के विधानसभा करता है, तो विशेष अधिनियम पारित करके करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे सार्वजनिक निगम कहते हैं। क्या कहलाता है? सार्वजनिक निगम। अगला, प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने दिया था? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक नहीं है? मुद्रास्फीति समझते हैं ना? मुद्रास्फीति जिसमें मूल्य की मात्रा बढ़ जाती है, अब वस्तु की मात्रा घट जाती है, उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। और यही मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो है इसमें संशोधन करता है, रुपये के मूल्य को घटाता है। रुपये के मूल्य को क्या करता है? घटाता। उसके ब्याज दरों में क्या करता है? बढ़ोतरी करता है, ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे, ताकि मूल्य का जो रेशियो है वो बना रहे। तो कह रहा निम्न में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक नहीं है मुद्रास्फीति को रोकने में? तब मुद्रा को मात्रा पर नियंत्रण करना, ये तो सही है। सार्वजनिक व्यय में कमी लाना, ये भी सही है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करना, ये भी सही है। करों की दर में कमी करना नहीं, कर की दर में अगर कम कर दीजिएगा तो और सब लोन लेने लगेगा और सबके पास ज़्यादा पैसा और ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो सामान ज़्यादा खरीदने लगेगा लोग, और जब सामान खरीदने ज़्यादा लगेगा तो प्रोडक्ट तो जितना रेशियो में बन रहा है उतना ही रेशियो में बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है? तो प्रोडक्ट में कमी आ जाती है, मतलब वस्तुओं में कमी आ जाती है, और वही कमी के कारण फिर उसके मूल्य में क्या होता है? बढ़ोतरी हो जाता है। दैट इज मुद्रास्फीति कहलाता है। तो ये मात्र एक कारण नहीं है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो 2013 में किस कंपनी को डिबेंचर धारक उसके, है ना, किसके होते हैं? तो लेनदार के होते हैं। किसके होते हैं? लेनदार। सरकार को गलत एवं भ्रामक जानकारी देकर भुगतान से बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए, कोई पैसा ज़्यादा कमा रहा है तो उसको तो टैक्स भरना है, तो वो वैसा टैक्स भरता है। तो टैक्स भरने से पहले क्या करता है कुछ लोग कि जो चार्टर अकाउंट जो किया हुआ रहता है उसको टैक्स के बारे में ज़्यादा मालूम रहता है कि कैसे टैक्स को बचाना है। ठीक है। तो उसको चार्टर अकाउंट को माध्यम से क्या करता है? टैक्स भरने से अपने आप को बचा लेता है। तो वैसे को क्या कहते हैं? कर बचाव। तो ये बिल्कुल सही है ना? ये क्या है? तो ये आपका अधिकार है, ये आप करने के लिए उचित है। ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा कि भ्रामक जानकारी देकर कर भुगतान से बचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर अपवंचन। कर अपवंचन।
मतलब टैक्स भरना है, लेकिन सरकार को आप झिलफिला करके टैक्स अपना क्या किए, बचा लिए, तो वो जो है क्या होता है, कर अपवंचन। कर अपवंचन, इसमें जो है आपको सजा भी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है? तो सेवा कर क्या है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। सेवा कर क्या है? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1990 तक के औद्योगिक विकास के क्रम में, करा स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1990 तक के औद्योगिक विकास के क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं? तो कौन सा नहीं होते हैं? बड़े उद्योगों का निजीकरण, बड़े उद्योगों का निजीकरण। अगला क्वेश्चन, गरीबी का सेन दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि क्या होता है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग समान रूप से गरीब नहीं होता है। बिल्कुल सही है ना? अरे गरीबी का सेन दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि क्या होता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, है ना, सभी सब स्तर के होते हैं, है ना, सभी सब स्तर के होते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे गरीबी रेखा के नीचे मान के चलो 1407 रुपये रखा गया कि 1407 रुपये से जो कम महीना में कमा रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो कोई ऐसा भी तो है कि 1400 रुपया कमा रहा है ना, मात्र 7 रुपया जो है कम है। कोई ऐसा है 500 रुपया कमा रहा है। तो इसका स्तर जो है विभिन्न तरीके से है। तो वही कह रहा है कि गरीबी का सेन दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग समान रूप से गरीब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास की रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण की प्राथमिकता दी गई थी? तो उदारीकरण की प्राथमिकता दी गई थी, किसमें दी गई थी? ये आपको दी गई थी 7वीं में, है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में, 1985 से 90 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ 7वीं हो जाएगा। करा किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास की रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण की प्राथमिकता दी गई थी? साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक है? साधन कीमत निर्धारण के कौन से घटक हैं? तो कौन से घटक हैं? इनमें से सभी है, लगान, ब्याज और मजदूरी। अगला, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के हिसाब किताब, बजट जो वार्षिक वित्तीय बजट है ना, बजट शब्द का प्रयोग, बजट शब्द का जो अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हमारे जो संविधान में उल्लेख किया गया है वह वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया है, ना कि बजट का। तो कह रहा है कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो किसके द्वारा करती है ना? सार्वजनिक लेखा समिति, मतलब लोक लेखा समिति के द्वारा, लोक लेखा समिति के तहत, लोक लेखा समिति के तहत जो है इसका जो है क्या करती है? तो हिसाब किताब की जांच करती है बजट का, है ना, बजट का। अगला, घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार के अनुमानित आय से सरकार का अनुमानित व्यय होता है। मतलब आय तो कम है, इधर कम हो गया और सरकार के व्यय ज़्यादा है, इसलिए ये नंबर बिल्कुल घाटे के बजट वह बजट है जिसमें सरकार के अनुमानित आय कम है लेकिन व्यय ज़्यादा है, इसलिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य द्वारा वसूले जाने वाले कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है? कर राज्य द्वारा वसूले जाने वाले कौन सा कर को जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है? तो किसको कर दिया गया है? विलासिता कर, राजवट, मनोरंजन कर, ये सभी को जो है इसमें सम्मिलित जीएसटी में कर दिया गया है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। सूरीनाम के, है ना, किस देश के? तो सूरीनाम के। हाल ही में भारत एवं किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो
की गई है आपको श्रीलंका से। हाल ही में भारत एवं किस देश के बीच था? भारत और श्रीलंका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, तो श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत किया है? हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत किया है? विश्व पर्यावरण दिवस पर तो क्या स्टार्ट किया गया है, ये आपको बताना है। तो अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, ये दोनों जो है A और B दोनों। हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना। यूनिवर्सल पिस्टल यूनियन का दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कह रहा है कि यूनिवर्सल पिस्टल यूनियन का दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। यूनिवर्सल पिस्टल यूनियन का दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेवेंडर का कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण में कौन टॉप पर रहा है? कौन टॉप पर रहा है? तो ये रहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड इंडियन माई का विमोचन हुआ है? तो ये हुआ है अंगुशमाली रस्तोगी। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड इंडियन माई का विमोचन हुआ है? तो अंगुशमाली रस्तोगी का। हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर विश्व मंदिर का उद्घाटन किया गया है? विश्व नहीं, शिव होगा। हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? असम में। कहाँ किया गया है? असम में। हाल ही में कहाँ 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजना का उद्घाटन किया गया है? 1450। तो कहाँ किया गया है? आपको IIT मद्रास। हाल ही में कहाँ 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजना का उद्घाटन किया गया है? IIT मद्रास। हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? एन से यंगे। हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एन से यंगे। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मोजो को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो सबसे पहले 1965 में दिया गया था, है ना। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कप जीता है? तो शुभमन गिल ने ऑरेंज कप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? तो किस एयरलाइन को? एतिहाद एयरवेज को। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? तो एतिहाद एयरवेज को। चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजने का योजना बनाई है, घोषणा की है? तो 2030 तक चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजने की योजना की घोषणा की? 2030 तक। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है? तो अहमदनगर को। निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 जुलाई को एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हमारा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। हॉकी में जूनियर एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता है? हॉकी में जूनियर एशिया कप 2023 का किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसमें से कौन करेगा? अजय लांबा। वहाँ कुछ विवाद चल रहा है ना, आदिवासी जनजातियों के बीच में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन OPS क्लीन शुरू किया है?
तो पंजाब का, किसका? पंजाब का। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? ठाणे में। कहाँ? ठाणे में। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? ठाणे में। हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? गुजरात में। गुजरात में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन युक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त किया है? तो ये नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया? जासूसी उपग्रह फेल हो गया है, तो किस देश का था? ये था आपको उत्तरी कोरिया का। उत्तरी कोरिया का जासूसी उपग्रह था जो कि क्या हो गया? फेल हो गया। तो आज का 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी भाई बंधु है ना हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि हमारी मोटिवेशन बना रहे। और जो भी हमारे नए सदस्य तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अनुरोध है। अच्छा लगा है तब, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, GK GS डिस्कशन पर। वहाँ से आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।